स्वागत है आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। संभल में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल और आयोग के सदस्य दीपक गोयल ने जिले की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया है। गौवंश के रखरखाव और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चारा, स्वच्छ पेयजल, साथ ही चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई और आश्रय की व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और गौशालाओं के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में लगातार सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि आयोग के सदस्य दीपक गोयल ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण और बेहतर देखभाल के लिए शासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। यहाँ पर जनपद संभल के कुछ जगह पर सही है लेकिन कुछ जगह खराब है। नीचे तो उस पर आपका क्या कहना है? नीचे बस जो खराब है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। समाज के लोगों को जनजागरण आपके माध्यम से करना है कि संस्कृति आपकी है, गौ माता आपकी है, आप उसके संरक्षण की, जैसे मैं अपनी माँ का संरक्षण करता हूँ, सेवा करता हूँ, उसे गोवंश की सेवा करनी होगी। अच्छा महोदय जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि गौ संरक्षण के लिए आपने उत्सवानंद जी ने भ्रमण किया उत्तर प्रदेश का, तो और उन्होंने ये भी कहा है कि गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, तो इस पर आप ऐसा कर देंगे तो हो सकता है कि गाय और अच्छा उनके प्रति हो। जब से मानव जीवन संस्कारित हुआ है तब से गौ माता को राजमाता से बड़ा स्थान प्राप्त हुआ है। आज से नहीं, प्राचीन भारत से लेकर अब तक गौ माता को हम राजमाता नहीं, अपनी माँ के समान हमारी संस्कृति में स्थान है। लेकिन जो लोग गौ माता की मांग करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी उस गौ माता के प्रति है कि नहीं है। गाय आपकी है, किसान आप हैं और आप ही की संस्कृति है, इसलिए हम सब मिलकर आए गौ माता की सेवा करें। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था और नंद किशोर गुर्जर ने भी आरोप लगाया था कि गौ निर्यात में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। ये भ्रामक है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं दिवालियापन है। उत्तर प्रदेश में 1 किलो भी गौ मांस का निर्यात नहीं होता है, किसी भी स्लाटर में गोवध नहीं होता है और भारत में भी गोवध का प्रतिबंध होने के साथ निर्यात पर 100% बंद है। तो क्या आप मानते हैं कि नंद किशोर गुर्जर जो आरोप लगा रहे हैं जो गलत थे? हम उनका स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर निर्यात नहीं होता गोवध। संभल में गौशाला बेहाल है, क्या कहेंगे? चलेंगे संभल में गौशाला है वो बेहाल है, सौदा नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, आपका सुझाव है, अच्छा है, हमें भी देखते हैं उसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है। और रेस्क्यू वाहन के लिए सर हमारे यहाँ काऊ कैचर खरीदे जा चुके हैं हर ब्लॉक में और आपके नगर पंचायत में है। अगर इस प्रकार की कोई सूचना हो तो तत्काल सूचना देंगे, उनको ले जाना होगा। हाईवे किनारे होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए क्या बचाएंगे? उसके लिए मैंने कहा कि आज NHI को मैं बुलाया हूँ, उनको जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। यदि उनकी सड़क पर कोई गौ माता या कोई भी पशु घायल होता है तो उसको उचित जगह पर पहुँचाएंगे। संभल में प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट सी और साथ ही विनियतम क्षेत्र की संयुक्त टीम ने बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और एक निजी अस्पताल में औचक निरीक्षण किया है। जांच के दौरान साथ ही फायर सेफ्टी में गंभीर खामियां मिलने पर अस्पताल का बेसमेंट सील कर दिया गया, जबकि दोनों मॉल संचालकों को आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए। संभल में प्रशासन की संयुक्त टीम ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद अली के सीमार्ट, साथ ही सपा विधायक इकबाल महमूद जो है उनके पुत्र शासन इकबाल के सिटी मार्ट, साथ ही न्यू लाइफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान सी मार्च में इमरजेंसी एग्जिट बंद मिला और साथ ही फायर सिलेंडर जो एक्सपायर पाए गए हैं, जबकि सिटी मार्ट में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले। बता दें आपको, स्वीकृत भवन नक्शा जो है उसके भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी अभियान के तहत न्यू लाइफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर की जांच में सामने आया कि अस्पताल को केवल ग्राउंड फ्लोर तक संचालन की अनुमति थी, लेकिन पहली मंजिल पर ऐसे में NSCU और PICU संचालित किए जा रहे थे। वहीं दूसरी इमारत के बेसमेंट में भी मरीज भर्ती मिलने पर प्रशासन ने बेसमेंट को तत्काल सील कर दिया। के द्वारा मेरे सिटी मजिस्ट्रेट सर के द्वारा हम लोग कंटिन्यू दोनों लोग ने 2-3 जगह पर चेकिंग की है, जहाँ पर जैसे सिटी मार्ट है वहाँ पर क्या उसमें फायर के इंतज़ाम हैं, क्या फायर सेफ्टी उपकरण वहाँ जो पर्याप्त होने चाहिए वो उपलब्ध हैं कि नहीं है, और इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, उन सब चीज़ों पर जांच की गई है और उसके संबंध में विस्तृत जांच आख्या बना के जो है वो पेश की जाएगी। सर किन के हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, किन के मार्ट है? अभी वो सब चेक कर रहे हैं, जो भी हैं उसमें उनके पेपर्स वगैरह वो आ रहे हैं, पेपर्स हैं, उनका लाइसेंस है, सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद सारी चीज़ें आपको आपने अभी निरीक्षण किया है, क्या कमियाँ मिली हैं? क्या जो फायर के इक्विपमेंट है वो पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए, और जो इमरजेंसी एग्जिट है वो भी नहीं है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें कमियां हैं विस्तृत रूप से उनकी आख्या बना के भेजी जाएगी।
हाँ, देखिए सीओ साहब के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया है संभल में। एक यहाँ सी मार्ट और एक सिटी मार्ट, दोनों मार्टों को चेक किया गया। तो एक सी मार्ट में तो इमरजेंसी एग्जिट तो है, लेकिन वो बंद था, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जो उनके यहाँ फायर के सिलेंडर मिले थे वो एक्सपायर्ड थे, 2024 के थे। और यहाँ सिटी मार्ट में इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत लगाया इन्होंने फायर से रिलेटेड, और ये नक्शा नहीं अपना दिखा पाए हैं। नक्शे के हिसाब अनुरूप बना कि नहीं बना है, विनियमित क्षेत्र में से नक्शा पास है कि नहीं पास है, ये भी इनके द्वारा दिखाई नहीं गया है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? अगर कार्रवाई इसमें पूरा भी जो ये अपने अभिलेख जब उपलब्ध करा देंगे ये, उसको देखने के बाद मौके से जो तारतम्य बिठाने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी कंबाइन हमारी सीओ साहब की, वो भेजी जाएगी डीएम साहब को। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 3 तलाक, हलाला और दहेज उत्पीड़न से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि पहले से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, फिर पति ने 3 तलाक दे दिया। बाद में हलाला के नाम पर उसकी इच्छा के विरुद्ध में जेठ से संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, बंधक बनाकर जान से मारने की तक धमकी दी गई। किसी तरह वो मायके पक्ष को सूचना देने के बाद ये ससुराल से वो बाहर निकल सकी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी वसीम, नदीम, यामीन और साथ ही मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, 3 तलाक, दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। शेरकोट से एक प्रार्थना पत्र एक वादिया द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने अपने पति, जेठ, जेठानी, ससुर के खिलाफ दहेज को लेकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने व इच्छा के विरुद्ध हलाला करने के संबंध में आरोप लगाए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर की बात करेंगे, जो कि फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर जो है, उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इसके निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण सुनिश्चित करने और पौधा लगाने के नियमित देखभाल करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान। उन्होंने स्कूलों, ग्राम पंचायत, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की। साथ ही स्पष्ट किया कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैम, पांचाल घाट आश्रम पहुंचकर वृक्षारोपण कराया गया। किस तरह वृक्षारोपण कराया जा रहा, कितना लक्ष्य है इस बार? देखिए, इस बार का जो वृक्षारोपण का हमारे जनपद का लक्ष्य है वो लगभग 45 लाख है, जिसमें से आप जानते हैं कि 5 जून को एक वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें 4,75,000 वृक्ष लगाए गए थे। और आगे जो इस जुलाई माह का है जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, उसमें 40 लाख जनपद का लक्ष्य है, जिसमें आज शुरुआत करते हुए पांचाल घाट पर श्री श्री आश्रम में गंगा किनारे वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। कानपुर लोकसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परमट में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सांसद रमेश अवस्थी ने विद्यालय में जो नए कक्ष है, स्मार्ट क्लास के निर्माण का शिलान्यास किया है। खास बात यह रही कि कार्यक्रम का मुख्य अतिथि विद्यालय के होनहार छात्र पूर्व शिवांशु को बनाया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया, कहा कि इस क्षेत्र को राजनीति से ऊपर रखकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। आयोग ने ऐसे अधिकारियों की बैठक ली। स्कूल में अब स्मार्ट क्लास बनेगी। आज परमट के प्राइमरी स्कूल के स्मार्ट क्लास का शिलान्यास किया गया है और आपने पूछा कि एक बच्चे से इसका शिलान्यास कराया गया है। इसके पीछे सिर्फ तर्क यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का सपना देखा है और वो चाहते हैं कि देश से वीआईपी कल्चर समाप्त हो, और लगभग धीरे धीरे वीआईपी कल्चर समाप्त भी हो रहा है और काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने आज ये निर्णय लिया कि इस स्कूल के स्मार्ट क्लासेस का शिलान्यास यहाँ के सबसे आर्थिक रूप से कमजोर और होनहार बच्चा करेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा नेता से ऊपर जनता को और बच्चों को रखते हैं। इसीलिए हमने भी इस स्कूल के स्मार्ट क्लासेस का शिलान्यास यहाँ के एक बच्चे से कराया है। और आपको पता है, कानपुर हमेशा देश को नई दिशा देने वाला रहा है।
हमेशा कानपुर ने देश को दिशा दी है, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक क्रांति की बात हो, चाहे गंगा जमुनी संस्कृति की बात हो। कानपुर हमेशा देश को नई दिशा देती है। आज कानपुर के परमठ के प्राइमरी विद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी पूरे देश को संदेश देगा कि हम आज पुरानी परिपाटी के साथ, चाहे स्कूलों का कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रमों में, हमेशा मंत्री, विधायक, सांसद या सरकारी अधिकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन करते। लेकिन आज शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जानकारी में शायद ये माननीय प्रधानमंत्री की वजह से है कि आज एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के क्रम में न कोई नेता शिलान्यास कर रहा है, न कोई अधिकारी शिलान्यास कर रहा है, बल्कि उसी स्कूल का एक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा कर रहा है। इससे बड़ा संदेश देश को और क्या जा सकता है। ये पहल कानपुर की तरफ से हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हुई, और आज इसका संदेश जाने पूरे देश का हर बच्चा जो इस तरह के स्कूलों में पढ़ रहा होगा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और अपने आप को सशक्त भी महसूस करेगा। ये मत कब तक ये बच्चों को समर्पित हो जाएगी? बहुत जल्दी से जल्दी आज इसका शिलान्यास हो गया है और बहुत जल्दी निर्देश दिए हैं संबंधित विभाग को कि इसको जल्दी से जल्दी कराएं, स्मार्ट क्लास चालू हो और बच्चे स्मार्ट क्लासेस में अपनी सुविधा प्राप्त कर सकें। और मेरा मानना है कि मैं बहुत जल्दी और भी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं दूंगा बच्चे को, ताकि हमारा कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा, उसको ये न लगे कि हम आर्थिक अभाव में या किसी अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर महापौर प्रमिला पांडे एक्शन मोड में नजर आई हैं। उन्होंने वीआईपी रोड और साथ ही सिमाऊ नाले का स्थलीय निरीक्षण किया है, जल निकासी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों को साथ ही तत्काल निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान टेफको क्षेत्र में नाले पर अवैध कब्जा मिलने पर महापौर ने कड़ी नाराजगी दिखाई। उन्होंने जलभराव के लिए जल निगम और संबंधित जो विभाग है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, चेतावनी भी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही। ये पहले वीआईपी रोड भरता नहीं था, क्योंकि मैं बाहरी नेता नहीं हूँ कि कहीं बाहर से आई हूँ और मेयर बन गई हूँ। मैं ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मैं कहीं से आई स्काई लैब टाइप और मैं मेयर बन गई। मैं 60 साल से मेरे पति के साथ जब से शादी भई मैं यहीं हूँ। मुझे शहर का एक एक इंच मुझे मालूम है, क्योंकि पंडित जगत सिंह द्रोण जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ में 2 महीने एक एक गली पैदल भ्रमण किए, मुझे पता है। ये टाइपको के सारे बंगले हैं बगल में, जो हमारे कई रिलेटिव्स में रहते थे, अधिकारी हुआ करते थे, आज वो कब्जा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन लोगों ने ये कमरा जो है इसमें इसने गोदाम बना रखा है। इसके अगर आप खुदवाएंगे तो 20 फुट नीचे तक इनका जा रहा है। इसके बाद वहाँ पर जो मेरा नाला जा रहा है जिससे बरसात का पानी जाता था, उसको पिछली बार इन लोगों ने बंद कर लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नगर आयुक्त को, त्रिपाठी जी को, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो इसके पीछे अंग्रेज़ों का ज़माने का गुफा थी मेरे पीछे, उसमें गया और यहाँ काम किया। ये लोग खोलने नहीं देते, उसने यहाँ बुलडोजर ला खड़ा करके इसको खुलवाया। आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ जाके तुड़वाने के बाद पता चला कि ये लोगों ने उसमें 10 पिलर खड़ा कर लिए। आज अगर फिर वीआईपी 4 साल वीआईपी रोड नहीं भरा, 5 साल, अब फिर वीआईपी रोड भरा। अब मैं अपने नगर आयुक्त को पूरा शहर सौंप के गई थी कि आप देखिएगा, क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर मेरे शहर की जनता परेशान होगी तो मैं परेशान हूँ। मैं शहर की जनता से अपील करती हूँ कि अगर मेरे परिवार में अगर कोई भी दिक्कत होगी, तो अगर बरसात है कुछ है, मैं यहीं रहूँगी, मैं देखती रहूँगी। क्योंकि जब मैं शहर में रहती हूँ, आप पता कर लीजिएगा, 2 बूंद पानी बढ़ता है तभी मैं फ़ोन करती हूँ अपने नगर आयुक्त को कि भैया वो गेट खुलवा दीजिए, भैया वो गेट खुलवा दीजिए। लेकिन ये लापरवाह जल निगम लोगों ने उसको गेट को खुलवाया नहीं। अगर गेट खुल गया होता तो शायद ये भयानक स्थिति नहीं आती। और जो बरसात में और पानी भरा, ये इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई इसलिए पानी भरा है। और अगर ये पानी 10 घंटा रहता तो मैं मानती कि मेरी गलती है,
लेकिन पानी 2 घंटे में चला गया। आपके साथ का एक पत्रकार आपके साथ है, उससे पूछ लीजिए, 5-5 फुट पानी पूरे खलासी लाइन में भरता था। जब मैंने ये साफ कराया तो पानी बंद हो गया। अब मैं पूरे 110 वार्ड में 10-15 की कमेटी बनाऊंगी और नाले और नाली की खुद जानकारी करूँ। मैंने नगर आयुक्त नए आए थे, इन्होंने मेरे से कहा कि मैडम मैं 5-6 महीने कुछ देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। हमने कहा आपके पास 6 महीने नहीं 8 महीने आप समझिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इनसे मेरा पहला सवाल था कि मार्च में पूरा नाला सफाई का आप टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून के आधे जून तक सब साफ हो जाए, ठीक है। अगर सफाई भई होती तो ये स्थिति नहीं आती। मैं जोन वाइज अभी नगर आयुक्त साथ बैठ के कि वो करूँगी। और आप समझिए, जिम्मेदार आदमी, शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको नहीं दिखा कि जल संस्थान के खिलाफ कुछ करें, चाहे वो कमिश्नर हो और चाहे वो डीएम हो, चाहे जो हो, चाहे मेरा नगर आयुक्त क्यों न हो। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उन पर मैं लिख करके मुख्यमंत्री का आज भेजूंगी। परेशानी किसी के परिवार में आ सकती थी, पति से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कानपुर की जनता से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसलिए बाहर थी। अवैध कब्जा नहीं दिख रहा डीएम साहब को। ये टाइपको के सब बंगले हैं जिसमें चमड़े की फैक्ट्री चल रही है और वही चमड़ा गंगा जी में फेंका जा रहा है, जो आप लोगों ने देखा। बरसात का मौसम है और शहर पूरा खुदा पड़ा है। देखिए हाँ, उसके लिए भी अभी नगर आयुक्त से मैं बोलूँगी कि एक दिन में फिर बैठक बुलाएं, क्योंकि उसके लिए भी बरसात से पहले जो हो सके वो करने के लिए मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आप लोग तब भी थे 2020 में आप लोग थे, इनका चेहरा, आपका चेहरा, आपके चेहरा और वो ये भैया का चेहरा, सबका चेहरा मेरा देखा है। और यहाँ मैं आज भी देखिए अधिकारी यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको पता था मेयर अभी आएगी, लेकिन इनको नहीं पता था कल मैं फिर आऊँगा, बुलडोजर लेके आऊँगी और इसको तोड़वा दूँगी। अब की मैं तोड़वा दूँगी, ठीक है। चलो। उप जिला चिकित्सालय छबड़ा में पत्रकार युवराज त्रिवेदी की मुहिम आखिर सामने आई है, रंग लाई। बता दें आपको, डॉक्टरों ने समझदारी दिखाई, अपनी गलती स्वीकार की है और 10 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने का लिखित शपथ पत्र दिया है और मौखिक रूप से माफी भी मांगी। आपको बता दें, राष्ट्रवाद, निर्भरता और जमीनी सच्चाई की जो बुलंद आवाज है, देश का वो एकमात्र चैनल जो है यानी सुदर्शन न्यूज, जो बिना डरे बिना झुके सिर्फ जनता के हक की बात करता है। इसी की ताकत, निष्पक्ष पत्रकारिता और साथ ही पैनी नजर का एक और बड़ा ऐतिहासिक असर राजस्थान के 12 जिले में देखने को मिला है। छबड़ा स्थित उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए चलाई गई सुदर्शन न्यूज की खबर के आगे सच्चाई की जीत हुई। ये जीत सुदर्शन न्यूज की शाख और हमारे जो पत्रकार युवराज त्रिवेदी ने अटूट जो हौसला दिखाया है उससे हुई है। आपको बता दें, छबड़ा की अव्यवस्था और कमी के खिलाफ सजगता दिखाते हुए पत्रकार युवराज त्रिवेदी ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में डॉक्टरों ने अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, हड़ताल की धमकी दी, युवराज के खिलाफ आदर्श थाना छबड़ा में झूठी एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सुदर्शन न्यूज जो है वो कभी झुकता नहीं। जब मामला 12 के कर्तव्यनिष्ठ CMHO डॉक्टर जगदीश सिंह कुशवाहा के संज्ञान में आया तो उन्होंने बिना पक्षपात के तुरंत उच्च स्तरीय ईमानदार जांच टीम गठित की। टीम में 12 के डिप्टी CMHO डॉक्टर सीताराम वर्मा, साथियाटू के ब्लॉक से MHO केशव नागर और छबड़ा के ब्लॉक CMHO डॉक्टर महेश भूटानी शामिल थे। इस अनुभवी टीम ने गहराई से जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही साबित हुई। जांच के दौरान दोनों पक्षों को आमने सामने बुलाया गया। सच सामने आने के बाद डॉक्टरों ने अपनी भूल मानी और फिर इसको आगे बढ़ाया गया। उन्होंने इसको में झूठी FIR वापस ली है और लिखित आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों में अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी और हॉस्पिटल जो मैनुअल है उसका सही पालन होगा। आप जांच अधिकारी के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं, सुदर्शन पे जो कवरेज दिखाई गई थी और खबरों में हमारा सैंपल जो कवरेज दिखाई गई थी और हॉस्पिटल की अनियमितताएं जो बताई गई थी, उस विषय पर आपने क्या पाया और क्या कार्रवाई की और आगे के लिए आप क्या इसको एक्शन लेते हुए इनको दिशा निर्देश देके? मैं डॉक्टर सीताराम वर्मा, EPCMHO कम्युनिटी है, मेरे साथ में डॉक्टर केशव गुप्ता, विषय में छबड़ा। हम लोगों ने आज एक संपर्क युवराज त्रिवेदी की शिकायत की। उस शिकायत के दर्ज में हम लोग यहाँ आए थे जांच में मैंने उनको युवराज को बुलाया और डॉक्टर हरिओम गोयल साहब को बुलाया। इस बीच में जो उनके बीच में जो हॉस्पिटल संबंधी जो शिकायत थी, उन शिकायतों को मैंने जांचा, उनसे बात करी। बात करने के बाद में मुझे जो शिकायतें लगेंगी उन्होंने बताई। तो शिकायतों को इन्होंने
प्रभारी गोयल ने आश्वासन दिया है कि ये शीघ्र ही मतलब कि जो कमियाँ हैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह का जैसे टाइम पे आना, हॉस्पिटल में और पशु वगैरह भी घूमते हैं, एक इस तरह की जो गंदगी हो रहा है तो इसके बारे में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो उन्होंने ये जांच के लिए इसी संबंध में जांच के लिए बोला था और 181% फोटो पे डाला था। तो मैंने उनके दोनों को बयान ले लिए और संबंधित सभी डॉक्टर्स को पाबंद कर दिया गया है कि मरीजों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, सभी हॉस्पिटल्स में मिलकर काम करें और जनहित को देखते हुए काम करें। और क्योंकि युवराज जी पत्रकार हैं, पत्रकार होने की वजह से हम लोगों ने जो भी उठाया मुद्दा तो लगे कि इनको भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है या किसी तरह की कोई जनहित में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और हमारे मिश्रा साहब डॉक्टर महेश भूटान जी भी यहाँ हेड क्वार्टर है, उनको लिखित में शिकायत देंगे, उनको स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद मतलब कि आप जो भी शिकायत है उसको पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ने जो कुछ कहा पाया वो सब कुछ आपने इनको दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने भी अपना जो आपके आदेश की पालना के लिए आपको आश्वस्त किया है। कुछ कमियां जो इन्होंने देखी है, आपने देखी है, उनके लिए इन्होंने सुधार का आश्वासन दिया। किंतु आपका कहना है कि भाई युवराज त्रिवेदी या पंकज त्रिवेदी एक पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते जनहित में अगर किसी से संबंधित कोई कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या इसमें अधिकारी लोगों को या लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? क्या कहना है इसमें आपका? मैं मतलब कि हमारे ये जो मतलब कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो भी मतलब कि इस तरह की कोई शिकायत या पत्रकार के संबंध में ये जो पूछते हैं या कोई शिकायत लेके आते हैं तो इनको रिपोर्टिंग करने का अधिकार है या नहीं? रिपोर्टिंग करने का अधिकार है, लेकिन तथ्यात्मक रिपोर्ट करते हैं तो क्या ये जब तक हमारे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उनके संज्ञान में लाना जरूरी है। अगर बीजू के साथ है तो उनके संज्ञान में लाना जरूरी है। तो सच्ची खबर ही लगेगी। तो क्या आपको ये झूठी खबर लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिकायत थी वो सारी वाजिब थी। वो अच्छा बड़ा आज डॉक्टर सीताराम जी आज हमारे जांच अधिकारी बन के आए हैं। तो युवराज जी के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो हमने आपस में बैठ के उसका कर दिया है, विस्तारण कर लिया गया है और भविष्य में भी यदि कुछ इनको कमियां नजर आएगी तो हमें बता देंगे, इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और ये इनको अधिकार है या नहीं है रिपोर्टिंग करने का, ये कवरेज करेंगे या इनके काम से ये उनको कोई बाधित कर सकता है? ये मेरे से परमिशन लेके ये अपना काम कर सकते हैं। नहीं, आपका तो अगर मान लो धोनी अगर विलोप अगर आता है तो और मैनपुरी पुलिस को 7 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, थाना भूगांव पुलिस, थाना घिरौर पुलिस और साथ ही सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में वंचित आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लगातार पहचान छुपाकर अलग अलग स्थानों में रह रहा था, पुलिस से बचता फिर रहा था। मैनपुरी पुलिस ने ऐसे में डीडीए पार्क उत्तम नगर दिल्ली में 50,000 रुपए के नामी आरोपी बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साल 2019 में थाना भूगांव क्षेत्र में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे के पिछले 7 सालों से इसको लेकर फरार चल रहा था। पुलिस ने इसको लेकर आगे न्यायालय में आरोपी को पेश करने की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शीशगढ़ कस्बे में एक मेले में की अनुमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामलीला मैदान के पास एकता विकास मनोरंजन प्रदर्शनी के नाम पर नई परंपरा शुरू की जा रही है, जबकि इससे पहले इस तरह के आयोजन कभी नहीं हुए। विरोध कर रहे लोगों ने तहसील दिवस में शिकायत देकर एसडीएम पर नियमों की अनदेखी करते हुए अनुमति देने का आरोप लगाया है, परमिशन निरस्त करने की मांग की। वहीं एसडीएम निधि शुक्ला ने कहा कि संबंधित विभाग जो है उनकी अनुमति और निर्धारित शर्तों के आधार पर ही प्रदर्शनी की अनुमति दी गई। अगर आयोजकों द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ये नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके मामले में ये कि कोई नई परंपरा अपने शीशगढ़ में ना पड़े, कहीं पास में ही मंदिर है और रामलीला का मंच से कांवरियों को विदा किया जाता है। वहाँ क्षेत्र के 50 जत्थे वहाँ से ही होकर हो जाते हैं। लगभग कितनी दूरी होगी नुमाइश और मंदिर के बीच की? कोई खास दूरी नहीं, 50 मीटर मुश्किल से बैठेगी।
तो ऐसे में जो है मतलब वहाँ महिलाएं वगैरह इकट्ठी होंगी हिंदू समाज की सावन के महीने में। सावन के महीने में, और पूरे महीने ये क्रम चलता रहता है। तो ये नुमाइश कब तक, कितने दिन की बताई गई है? नुमाइश से लगभग 1 महीने से ऊपर की बता रहे हैं, 40 दिन के करीब। तो ये वही समय अपना कांवड़ यात्रा का होगा, महिलाएं वगैरह निकलेंगी गुजरेंगी वहाँ से। तो नई प्रथा हो रही है? नई प्रथा की तरफ से मतलब पूरे समाज को थोड़ा इतराज है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं नई प्रथा कोई ना पड़े, और 1 महीने बाद हमारा रामलीला शुरू होने वाला वहीं पे, उसमें वो भी नुमाइश के इच्छुक है, तो वहाँ रामलीला 1 महीने बाद हर वर्ष लगता है। अमेठी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय तेजभान सिंह को श्रद्धांजलि देने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्मृति ईरानी उनके आवास पहुंची। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि तेजभान सिंह भाजपा के मजबूत आधार स्तंभ थे, उनका निधन पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। उन्होंने कहा कि साल 2014 से अमेठी में संगठन को मजबूत करने में दादा तेजभान सिंह ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनका योगदान को भाजपा कार्यकर्ता हमेशा याद रखेंगे। हर गली हर नुक्कड़ में बड़ी शान से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दादा तेजभान के चिन्हों पर चलता हुआ शान से कहता, तेज विधायक तेजभान सिंह जिंदाबाद। ये स्वर मेरे कानों में साल 2014 में पहली बार जब पड़े, तब इस बात का हम सबको अंदाजा था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिख रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन बहुत ये नहीं जानते थे कि नरेंद्र भाई की संगठन यात्रा में, लाल कृष्ण आडवाणी जी की संगठन यात्रा में, मुरली मनोहर जोशी जी की संगठन यात्रा में, कल्याण सिंह जी की संगठन यात्रा में, राजनाथ सिंह जी की संगठन यात्रा में अनेकों कार्यकर्ताओं की क्षमता से भारतीय जनता पार्टी का संगठन सृजित हुआ, सशक्त हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का आधार स्तंभ अमेठी में दादा तेजभान हैं। आज उनके चरणों में हम शीश झुकाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब तक हमारा कार्यकर्ता संवेदनशील, संघर्षशील रहेगा, तब तक दादा तेजभान सिंह सबके मध्य में प्रेरणा स्वरूप। खरीफ 2026 के लिए बीज वितरण को लेकर आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा खरीफ 2026 के लिए बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कुंवर सिंह टेकाम शामिल हुए हैं। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरित करते हुए वैज्ञानिक खेती अपनाने, समय पर बुआई करने और साथ ही शासन की किसान हितैषी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। विधायक ने कहा, गुणवत्तापूर्ण बीजों से सफल उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग और आजीविका मिशन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत आज ये टोकन स्वरूप, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बीज वितरण का शुभारंभ समय से नहीं हो पा रहा है, तो और कृषि विभाग के द्वारा धान का बीज, अरहर का बीज, तिल का बीज, कोदव का बीज, रागी का बीज, ये सब। राजस्थान के बालोतरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की तेज रफ्तार कार जो है वो भैराड़ा मार्ग पर अनियंत्रित होकर खेजड़ी के पेड़ पर जाकर टकराई। हादसे में एक तस्कर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार में भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार सामने आ रहे पिकअप वाहन से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित हुई और फिर टकरा गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले की जांच अब और ज्यादा गहराई में दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जानकारी दी है और कहा है कि प्रारंभिक जांच में गरीब लोगों को कथित तौर पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के प्रयास दिख रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग, ट्रेनिंग और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करेगी। इस मामले में अब तक 14 नामजद आरोपियों में से 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था थाना मंसूरपुर टीम पे, जिसमें एसपी सिटी और सीओ खतौली द्वारा एक्टिवेट होकर के पूरी टीम के साथ इसमें कार्य किया जाता है। तो वहां पर जड़ौदा गांव पड़ता है, उसके जंगलों में एक टेंट लगा करके इस तरह के कुछ कार्यक्रम चल रहा था। काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें, और जब उस संबंध में काफी जानकारी की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो ये पता चलता है कि कुछ लोगों को क्या कहते हैं, पुराने सिद्धांतों के आधार पर
कि हम प्रेयर कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारे शादी हो जाएगी। इस तरह के गरीब लोगों को वहां प्रलोभित करके जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को अंधविश्वास के माध्यम से इस प्रकार का कुछ कार्य चल रहा था, जिसमें बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती तो उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ क्रिश्चियन धर्म के लिए लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गरीबों को बुला करके इस तरह से लालच दे करके कन्वर्जन का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके आधार पर इसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें संजीव और संगीता नाम के 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, जो पति पत्नी हैं और जौहरा थाना मंसूरपुर के ही निवासी हैं, तथा गरीबों को प्रलोभन दे करके कुछ न कुछ पैसे का, इलाज का या शादी का या कुछ अंधविश्वास के आधार पर कि तुमको प्रेयर कर देंगे तुम ठीक हो जाओगे, किसी प्रकार से इस प्रकार से गरीबों को प्रलोभित करके इसको क्रिश्चियनिटी में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, जिसके आधार पर जांच के आधार पर 180/26 3/5 एक धर्म संवर्धन का अधिनियम का मुकदमा 2021 का दर्ज किया गया है और इसमें 12 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 औरतें हैं, 7 पुरुष हैं तथा ये सठेड़ी, रतनपुरी, जड़ौदा, सुजड़ू मतलब इसमें 5 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं जिनमें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार इनको धर्म परिवर्तन के आधार का जो एक्ट है उसके आधार पर अभियोग दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में साइबर ठगी जो है उसने जिला अधिकारियों के नाम पर फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। बता दें, प्रशासन ने आशंका जताई है कि इस फर्जी आईडी के जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, मैसेज कर या फिर पैसे की मांग कर ठगी की कोशिश की जा सकती है। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि ऐसे किसी भी अनुरोध पर भरोसा ना करें और फिर केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त जानकारी ही इसका विश्वास करें। साथ ही फर्जी आईडी की जानकारी मिलने पर तुरंत साइबर थाना, साइबर हेल्पलाइन या फिर स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए, इसकी अपील की गई। प्रशासन ने मामले में विधिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह उन्हें दी। राजस्थान के जालौर जिले में भीनमाल और सांचौर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। तेज गरजना, बिजली और मूसलाधार बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसी बीच रोपसी नदी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान उफनते नदी नालों को पार न करने की भी अपील की। बिहार के मुंगेर सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बता दें आपको, करोड़ों रुपए की लागत से बने अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लिफ्ट महीनों से खराब पड़ी थी, जिसके चलते महिला को समय पर प्रसव वार्ड नहीं पहुंच पाया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। फिर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और बंद पड़ी लिफ्ट को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की। किसको लेके आए थे? मेरे लड़की है। क्या हुआ उसको? लड़का हुआ। कहाँ पे हो गया? गेटे पर रहते हो गया। गेट पे ही हो गया? हाँ। उसके बाद लेके यहाँ पे आए? हाँ, लिफ्ट खराब था तब घुड़ के आए। ठीक। गुजरात के सूरत स्थित न्यू सिविल अस्पताल में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए NICU विभाग ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक सुरक्षा टैग सिस्टम का डेमो आयोजित किया है। आपको बता दें, इस नई तकनीक के तहत NICU में भर्ती हर नवजात के हाथ में एक विशेष इलेक्ट्रिक सुरक्षा टैग लगाया जाता है, जो अस्पताल के सुरक्षा सेंसर से जुड़ा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना निर्धारित प्रक्रिया के नवजात को NICU से बाहर ले जाने का प्रयास करता है तो सेंसर के पास पहुंचते ही टैग सक्रिय हो जाता है और तेज सायरन बजने लगता है। अलर्ट मिलते ही सुरक्षाकर्मी और अस्पताल स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचता है, स्थिति की जांच करता है। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में हाईटेक सुरक्षा प्रणाली का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सुरक्षा टेस्ट को निष्क्रिय किया जाता है, जिससे केवल अधिकृत तरीके से नवजात को बाहर ले जाया जा सकता है। लक्ष्मण टेलिया ने एक्सटेंसिव बिल्डिंग में NICU पे RFID मशीन लगाया गया है। इसको जो नवजात शिशु हैं न्यूनेटल ICU से चोरी न हो उस उद्देश्य से लगाए गए हैं, क्योंकि आगे भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं सिविल हॉस्पिटल से बच्चे चोरी की, इसलिए वो ना हो उसके कारण ये व्यवस्था की गई है। ये बच्चों के हाथ पे न्यूनेटल ICU में बच्चों के हाथ पे टैग बांधा जाएगा और बच्चे को अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह से लेके बाहर जाएगा तो एग्जिट पे ये मशीन लगाया हुआ है RFID मशीन, तो जिसके कारण वो सायरन बजेगा और सिक्योरिटी को अलर्ट मिलेगा। सायरन ऐसी घटना रोक सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर में 56 साल पुराने रोड ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 322 पर चल रहे इस कार्य के कारण अगले
करीब 1.5 महीने तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ताजपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में एक साथ कई परियोजना शुरू होने से शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डायवर्जन मार्ग पर दिशा सूचक बोर्ड नहीं लगाए गए, जिससे राहगीरों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से नहीं जो किया जाता है तो फिर और परेशानी बढ़ सकती है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत NH 322 मेरे ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं। NH 322 जो काफ़ी व्यस्तम पुल था और 2 जिलों को जोड़ने वाली पुल है, यानी कि अगर कोई मधुबनी दरभंगा से पटना की तरफ जाएंगे तो इसी पुल के माध्यम से जाना है, और फिर अगर कोई पटना से मुसरीघरारी होते हुए मधुबनी दरभंगा की तरफ जाएंगे तो इसी पुल के माध्यम से आवागमन था। लेकिन जिला प्रशासन ने विगत 2 दिनों से यहाँ पे पुल की मरम्मती को लेकर कार्य अवरुद्ध कर दिया। रोटेशन रूट भी उनके माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से बना दी गई है, जो रोड डाइवर्शन काफ़ी लंबा है। और दूसरी तरफ ताजपुर जो NH से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की निर्माण हो रही है, तो इस वजह से जो यातायात की व्यवस्था है वो काफ़ी अवरुद्ध है और ये 1.5 महीने तक ऐसे ही यातायात की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे 2-3 बिंदु है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पथ प्रदर्शक की सूचना पटक यानी कि डायरेक्शन ऑफ रूट का ऐसा कोई जिला प्रशासन के माध्यम से कोई सिंबॉलिक चौक चौराहे पे बताया नहीं गया है, जिस वजह से जो अनजान व्यक्ति होंगे जो इस शहर को पहली बार आएंगे उन्हें कई दफ़ा कई लोगों से पूछना होगा। तो ये जिला प्रशासन को अविलंब पथ प्रदर्शक सूचक वहाँ लगाना चाहिए था। और दूसरी बात, जब ताजपुर 53A रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू था तो इस पुल की मरम्मती अभी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इस संदर्भ में जिला प्रशासन के पास पूर्व से जानकारी था, 1 साल 6 महीना पहले से जानकारी था, लेकिन अविलंब एकाएक उधर की भी रास्ता बंद और इधर की रास्ता बंद, तो इस वजह से कितनी बड़ी समस्या झेलना पड़ रहा है आम जनता को, खास करके जो 4 चक्का से वाहन सफ़र तय करते हैं या फिर 2 चक्का से सफ़र तय करते हैं, उनको अगले 1.5 महीने तक ये समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। उनको रूट डाइवर्शन के माध्यम से अपने यातायात को क्रियान्वयन करना होगा, यातायात को अच्छी तरीके से करना होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ बिंदुओं को और बताने चाहूँगा, सहयोग कहूँगा, जरा दिखाइए। मेरे बगल में ठीक अनुमंडल कार्यालय है, सब डिवीज़न ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। उसके बगल में भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न का स्टैचू है और यहाँ पे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्टैचू है। और ये समस्तीपुर जिला मुख्यालय का मेन सड़क है। कुछ ही दूरी के फासले पे जिला समाहर्ता, जिला पदाधिकारी यहाँ की DM बैठते हैं, उनका कार्यालय आवास यहीं पे है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये मुख्य सड़क है, इस सड़क से ही मुख्य यातायात की व्यवस्था करी जाती है, लोगों का आना जाना होता है। कुछ बिंदुओं, कुछ तकनीकी बिंदुओं की वजह से एकाएक शहर को अवरुद्ध करने के पीछे जिला प्रशासन को पूर्व में नोटिस देने का भी काम किया गया, लेकिन जब ताजपुर की पुलिंग की काम हो रही थी तो इस व्यवस्था में इस पुल की मरम्मती पूर्व से कर लेना था। सरकार ने, जिला प्रशासन ने क्लास वर्क करने के चक्कर में होमवर्क नहीं किया, जिस वजह से अभी समस्तीपुर शहर की स्थिति काफ़ी भयावह बन चुकी है। यातायात के दृष्टिकोण से कई समस्या उत्पन्न होंगे अगले 1.5 महीने तक। अब इसका कोई समाधान संभव नहीं है, लेकिन तमाम बिंदु जो इस वीडियो को देखेंगे उनको इस बात को समझना होगा कि पथ प्रदर्शक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए रूट डाइवर्सन से अपने यातायात को सुलभ करें, ताकि आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। चित्रकूट में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी मोहना नदी के पुनर्जीवन और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत कोटवा के चचोखर जो मजरा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अविनाश द्विवेदी और जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने श्रमदान और वृक्षारोपण किया अभियान की शुरुआत की। बता दें, करीब 74 लाख रुपए की लागत से जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से किए जा रहे इस कार्य में लगभग 15 किलोमीटर लंबी मोहना नदी को नया जीवन मिला। प्रशासन का कहना है कि नदी के पुनर्जीवन से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र में किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान नदी में निकली मिट्टी का उपयोग करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। और मथुरा की महावन तहसील में आयोजित समाधान दिवस उस चर्चा का विषय तब से बन गया है जब भारतीय किसान यूनियन के एक नेता अधिकारियों के सामने क्षेत्र की समस्याओं और कथित अवैध खनन के मुद्दे को लेकर तीखा विरोध दर्ज करते नजर आए। किसान नेता ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में बिजली, पानी, खाद, सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जबकि अवैध खनन के मामलों में भी प्रशासन अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है छोटे किसानों पर सख्ती की जाती है, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। किसान नेता के आरोपों के बाद समाधान दिवस में मौजूद अधिकारी मामले में सुनिश्चित रहे।
फिलहाल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए, आज तहसील दिवस का आयोजन था, उसमें लगभग 40 शिकायतें आई हैं, जिनमें राजस्व से संबंधित शिकायतें थी, कुछ पुलिस विभाग और अन्य विभागों, ब्लॉक वगैरह से विकास विभाग की समस्या और कुछ अन्य विभागों की भी समस्याएं थी। संबंधित अधिकारियों को उसमें कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण उसका निस्तारण करके हमें उसके संबंध में अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है। और आज जो भी अनुपस्थित अधिकारी थे, उनके लिए स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील परिसर महावन में। यहाँ आज तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। यहाँ पर कुछ किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। किसान नेता यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम और नेहा रावत बीडीओ विकासखंड पर आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तहसील परिसर में समाधान दिवस के दौरान ही अपने कड़े शब्दों में तेज आवाज में अपनी मांगे मांगी, लेकिन माहौल इतना गर्मा गया कि उन्हें समझा बुझाकर तहसीलदार साहब ने बाहर किया था। और ऐसी स्थिति में उनके पास पहुंचकर जान लेते हैं क्या कुछ रहा। हाँ पहलवान जी, आपके द्वारा तहसील महावन परिसर में और ऊंची आवाज में कुछ मांगों को बोलना पड़ा, क्या कुछ रहा, क्या मामला है? इस तरीके से आप आक्रोशित होना पड़ा किसानों के प्रति। कई गंभीर समस्याओं को लेकर के पिछले कई समाधान दिवसों से हम यहाँ आ रहे हैं, जिसके हम 4-5 एप्लीकेशन पहले भी दे चुके हैं। जैसे नगला लोका में नाली को लेकर के, तालाब को लेकर के है, पचावर में जल भराव की स्थिति है, जहाँ श्रीमती इंटर कॉलेज कैलाशी देवी बड़ा कॉलेज है, वहाँ पानी की जल भराव की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। उसको लेकर के हमने बीडीओ साहब से यहाँ करके मिले तो बीडीओ साहब ने हमें जवाब दिया कि दादा आप चिल्लाते रहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम पीछे से कई समाधान दिवसों में लगातार आ रहे हैं, हमारी समस्याओं को आज तक नहीं सुना गया है। और हम एक 100 बीघा जमीन अवेरनी मौजे में भी गौचारे की, उसको लेकर के आदेश कुमार डीएम साहब थे, उन्होंने नेहा रावत जी को 8 लाख रुपए देकर के सुपुर्दीनामा किया था। आज तक उसका भी कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। ये सारी समस्याओं को लेकर के जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है तहसील परिसर में देवेंद्र पहलवान जी, जो लगातार किसानों की मांगे पूरे करते हैं। आज भी एक मांग के साथ ये आए और इनको तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया है। देखना होगा कि क्या ये आप इनकी कार्रवाई पर अमल में लाएंगे। मैं कैमरामैन के साथ सुदर्शन न्यूज के लिए सुनील राज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गंज बसौदा में विश्व जैन संगठन के बैनर तले निकाली गई 3100 किलोमीटर लंबी श्री गिरनार धर्म यात्रा का जैन समाज ने भव्य स्वागत किया है। स्थानीय श्री त्रिमूर्ति जैन मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री महावीर विहार पहुंची। यात्रा में 108 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और 108 फीट लंबा जैन ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें आपको, जो विश्व जैन संगठन के अनुसार ये धर्म यात्रा 25 जून को दिल्ली से शुरू हुई है। विभिन्न राज्यों से गुजरात में 20 जुलाई को गुजरात के जनागढ़ स्थित श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। ऐसे में शाकाहार जीवन दिया है, प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देना है, जन जन तक के संदेश को पहुंचाना। मैं संजय जैन चैंपियन जैन संगठन, जैसे कि आपको विदित है 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का वर्ष में एक बार मोक्ष कल्याण गाथा निर्वाण दिवस आता है, जो आगामी 20 जुलाई 2026 को आने वाला है। जैन समाज आपस में जोड़ते हुए भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली से जुड़े गिरनार जी की वंदना करें। इस उद्देश्य को लेकर हमने ये श्रीनेमी गिरनार धर्म यात्रा की शुरुआत 25 जून 2026 को दिल्ली से की थी और आज गंज बसौदा में हम आपके बीच 6 जुलाई को आए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज गंज बसौदा का जैन समाज और विशेष रूप से अभय सेना की पूरी टीम हमारे साथ आज इस गंज बसौदा में उसकी एक बहुत भव्य यात्रा निकली, जिसके अंदर हमने विशेष रूप से हमारे साथ भारतीय तिरंगा 1008 फीट और जैन ध्वज पचरंगा 1008 फीट का हमारे साथ चल रहा है। भारतीय संस्कृति और जैन समाज, जैन धर्म की विशेषता है कि हम लोग साथ इस ध्वज को लेकर चल रहे हैं। तो फिलहाल के आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।